नमस्कार। आज हम दो मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा है एग्जिट पोल का असर, एग्जिट पोल की धमक शेयर मार्केट में किस तरह से दिखी आज। और दूसरा मुद्दा थोड़ा सा जुड़ा हुआ है विदेश की धरती से, लेकिन बातचीत करना जरूरी है। मालदीव से ये खबर आ रही है और मालदीव के कट्टरपंथी राष्ट्रपति ने इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या है दोनों के बीच में, जबकि मालदीव से इजराइल की कोई सीमा नहीं लगती है। बस एक चीज़ है कि इजराइल एक यहूदी देश है और मालदीव एक मुस्लिम देश है। ये क्या कट्टरता है, इतनी दूर बैठे हुए देश ने क्यों इजराइल का विरोध किया है, ये आज हम जानने समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है। जो सिचुएशन इजराइल की है वैसी सिचुएशन हम काफिर हिंदुओं की है। हम भी उनके लिए काफिर हैं, हिंदू हैं, तो यहूदियों से दुश्मनी है और हिंदुओं से दुश्मनी है। तो इस बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रासंगिकता इसकी है, हमें समझनी चाहिए। लेकिन हम प्रोग्राम शुरू करें इससे पहले आप सबसे हमारा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे जो प्रोग्राम हैं इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और देश दुनिया की जो खबरें हैं उनके ऊपर सटीक विश्लेषण और विद्वान पैनलिस्ट का जो समूह हमारे प्रोग्राम्स में आता है उनको देखने सुनने के लिए आपको हमारा YouTube चैनल जो है वो अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब करते हैं आज के प्रोग्राम की बातचीत। एग्जिट पोल के नतीजे जैसे ही आए, मार्केट में एक नया जोश उमड़ पड़ा और अब शेयर मार्केट ने भी कह दिया है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। क्यों कहा है ये भी जानेंगे। और दूसरा ये कि एग्जिट पोल के नतीजों से जो शेयर मार्केट है उस पर इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ा है, बाजार में किस तरह का जोश आया है, किस तरह का उत्साह आया है इन्वेस्टर्स में, ये भी आज जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्जिट पोल के नतीजे आए 1 जून की शाम को। चूंकि चुनाव आचार संहिता के अनुसार 1 जून को पोलिंग हुई थी, लास्ट पोलिंग थी, जिसमें पंजाब में पोलिंग हुई है, अन्य जगहों पे हिमाचल में भी और भी छुटपुट सीटों पर पोलिंग हुई थी। तो 1 मई की शाम 6 बजे तक कोई एग्जिट पोल नहीं दे सकता था और 6 बजे बाद एग्जिट पोल आए। तो इसको यूं समझ सकते हैं 1 जून को ये जो हुआ है एग्जिट पोल का, एग्जिट पोल जैसे ही आते हैं वैसे ही बाजार में एक लहर पैदा होती है। और इस बार एग्जिट पोल ने जिस तरह के नतीजे दिखाए हैं, तो 1 जून को जो नतीजा आए वो हमने सबने देखे हैं। लेकिन 1 जून को जब तक ये नतीजे एग्जिट पोल के आते तब तक शेयर मार्केट बंद हो चुका था और 2 जून को छुट्टी थी रविवार की, तो वहाँ काम होता नहीं, ना BSE में होता है ना निफ्टी में होता है। तो आज पहला वर्किंग डे था शेयर मार्केट के लिए और आज रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम हाई कारोबार हुआ है। और इसमें खास बात हम आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स को 13 लाख करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा हुआ आज में। यह है खास बात बाजार की। और बाजार जब पॉजिटिव होता है, बाजार जब इस तरह के संकेत देता है कि बाजार में जोश आ गया है एग्जिट पोल से, तो इसके सीधे सीधे से मायने हैं कि इन्वेस्टर और बाजार जिस तरह की सरकार चाहता है वो सरकार आ रही है। इसका कारण ये कि नई सरकार से, मोदी 3.0 से जो इन्वेस्टर्स को, जो मार्केट को उम्मीद है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, डेवलपमेंट के जो काम है वो तेजी से अब शुरू होंगे। इससे मार्केट की जो इकोनॉमी है उसको बल मिलेगा, उसको बढ़त मिलेगी। ये इसके मोटे मोटी बात है। अब देख लेते जरा आंकड़े। बाजार जो है वो 2700 अंक उछला है। हम अभी पिछले दिनों बात कर रहे थे कि चुनाव के नतीजे जब आएंगे और मोदी 3.0 की घोषणा होगी तो 75,000 के आसपास सेंसेक्स पहुंचेगा। लेकिन वो अनुमान भी बाजार ने एकदम पीछे हटा दिया है, यानी कि इतनी तेजी दिखाई है। 2700 अंक उछला है, 13 लाख करोड़, बल्कि तो कहें 13.7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ है। और सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स और निफ्टी का मतलब भी हम
वैसे तो आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी विवेचना कर देते हैं। सेंसेक्स कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको, और निफ्टी कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये इसका निफ्टी है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेंसेक्स में काम करता है। अब बात कर लेते हैं जो बीएसई का सेंसेक्स है वो आज उछला है और आज पहुंच गया है 76,468 पर। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो ये 22-23,000 24,000 के आसपास घूमता था। और निफ्टी की यदि आज की बात करें तो ये 23,263 के स्तर पर बंद हुआ है आज। उछाल जबरदस्त रहा सुबह से। हालांकि बंद होते होते जो बेसिकली कई ट्रेडर्स इधर से उधर करते हैं तो उसका असर थोड़ा सा आता है। जब ज़्यादा बाजार बढ़ता है तो कुछ और भी एक्शंस होते हैं, बट एनीवे अब बात करते हैं। शुक्रवार को सेंसेक्स था 73,961 पर, यानी कि एग्जिट पोल आने से एक दिन पहले ये था 73,961 के ऊपर सेंसेक्स बीएसई का। आज इसमें 2700 अंकों की बढ़त है, ये ऑल टाइम हाई है, ये है खास बात। और नतीजा आने से एक दिन पहले ये जो मार्केट में हलचल हुई है ये बहुत जोरदार पिक्चर दिखाती है, यानी कि स्टेबल सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं कदम, और मोदी सरकार रिपीट कर रही है। इसके सीधे सीधे मायने, यदि फ्रेजाइल मैंडेट होता, यदि क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आती तो सेंसेक्स में इतनी, या निफ्टी के मतलब शेयर बाजार में इतनी तेजी नहीं होती। लोग फिर कयास लगाते कि पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, पता नहीं किस तरह के फैसले होंगे, पता नहीं उद्योग इंडस्ट्री को, व्यापार का, वाणिज्य को किस तरह से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, फ्रीबीज का क्या असर होगा। ये जो कांग्रेस ने घोषणा की थी 1 लाख रुपया हर महिला के खाते में फटाफट धकाधक, ये जो घोषणाएं थी, इससे यदि इनकी बढ़त आती बाजार में तो फिर इन्वेस्टर पीछे हट जाता है, क्योंकि फिर वो मार्केट सपोर्टेड इकोनॉमी नहीं होती है। मार्केट रोजगार पैदा, अभी आप देखिए जरा, हर सेक्टर में तेजी है, बैंकिंग से लगाकर स्टील लो, आप स्पेस लो, आप डिफेंस लो, हर सेक्टर में तेजी है इस वक्त। खरीदारी बढ़ रही है इस वक्त, जबरदस्त बढ़ी हुई खरीदारी है। तो ये ऑल टाइम हाई गया है और 76,738 पॉइंट्स के ऊपर, और निफ्टी 808 पॉइंट चढ़कर 23,000 यानी 23,338 338 के ऊपर पहुंच गया है। दोनों का ऑल टाइम हाई बताया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो हुआ है इससे जो मार्केट कैप है कंपनियों की वो भी जबरदस्त बढ़ी है। अब मार्केट का हाल देख लेते हैं। ये जो पीएसयू बैंक्स हैं इनमें बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, सार्वजनिक बैंक जिनको हम कहते हैं, और रिलायंस का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा आज। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसका 3,029 रुपए का ऑल टाइम हाई है और रिलायंस का मार्केट कैप जो है वो हो गया है 20,45,000 करोड़, 20 लाख करोड़। ये ऑल टाइम हाई है, मार्केट कैप भी बढ़ा है। और विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ ही जो देशी इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका निवेश भी बढ़ रहा है। आज ये भी खबरें हैं, खरीदारी कर रहे हैं ये स्टॉक की। एनएसई पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं 3 जून को, उसमें एफआईआईज यानी फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनके आज करीब 7,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए, इन्होंने खरीदे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने। और जो देशी हैं उन्होंने भी करीब 2,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। तो ये भी एक मार्केट में उत्साह का जिसको माहौल कहते हैं वो है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हुआ है इससे
तीन चीजें जो हैं वो इंडिकेट कर रही हैं। एक तो अभी जो तिमाही है जिसमें जीडीपी हमारी जिस तरह की दिखाई दी है वो इसका बेस बताया जा रहा है, और दूसरा ये कि जो अनुमान है जीडीपी का 8.2% का, वो भी इसका कारण है। और तीसरी बात ये कि जो फिस्कल डेफिसिट है, यही शुक्रवार को जो आंकड़े आए जीडीपी के, इसी शुक्रवार को हमारा जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है सीजीए, उसने भी शुक्रवार को आंकड़े जारी किए हैं, डाटा जारी किया है। इसमें जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, बजट में आप हम सब सुनते हैं, तो राजकोष का जो घाटा है वो वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी के अनुपात में 5.80 था परसेंट, 5.80%, जो कि अब घटकर 5.63% पर आ गया है। तो राजकोषीय घाटा भी धीरे धीरे घट रहा है। इससे भी बाजार में एक उम्मीद जगती है। एक तो होता है कि भाई सरकार का घाटा ही इतना है कि अब फिर टैक्स लगाएगी, तो व्यापार कारोबार पर आंच आती है। राजकोषीय घाटा घटता जाता है तो फिर सरकार को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल कामों के लिए पैसा खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिस्कल डेफिसिट भी धीरे धीरे, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज में भारत जैसा जो देश है उसमें फिस्कल डेफिसिट होना जरूरी भी है, और हमारा जो मनी इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा ऊपर होना जरूरी है। तो ये तीन जो कारण हैं, ये भी इसका एक बात है इसकी। और ये बात और बाजार से जो खबरें आ रही है वो भी हम आपको बता देते हैं कि एग्जिट पोल में मजबूत सरकार बनने का जो अनुमान है उससे मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला है। और यह भी अनुमान है कि नई सरकार जो है वो अब तेजी से काम करेगी जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि मोदी 3.0 जो टर्म है उसमें हम क्या क्या करेंगे, वो नक्शा बना हुआ है, हमारा प्लान तैयार है। बल्कि यूं कहें कि प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा कि 2047 तक का प्लान बीजेपी के पास में बना हुआ तैयार है। बहरहाल हम 2024 की जो सरकार आ रही है, जो कि आ रही है, अब शेयर मार्केट भी पूरी अंगड़ाई लेके कह रहा है कि भाई इस बार फिर से मोदी सरकार तो ये जो प्लान है डेवलपमेंटल कामों का और नए जो काम प्रोजेक्ट शुरू करने का, चाहे वो स्पेस हो, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर का काम हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, गांव का विकास हो, सफाई अभियान का मामला हो, और गांवों में और जागरूकता मकानों की, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मामला है, शौचालय का मामला है, इसमें भी काम होंगे। तो काम होंगे तो प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर सारे काम होंगे। ग्रीन एनर्जी का काम होना बाकी है, तो ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस वक्त। सोलर एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं, या बैटरी से संचालित जो ई रिक्शा वगैरह चल रहे हैं, कारें चल रही हैं इलेक्ट्रिक, ये इसमें काम बहुत होना है ग्रीन एनर्जी में, क्योंकि हम जो पैसा दे रहे हैं बाहर, तो फॉरेक्स हमारा बहुत ज़्यादा जाता है ईंधन की वजह से। तो ग्रीन एनर्जी यदि हो जाती है तो भारत में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा और काम भी होगा, स्वावलंबन भी आएगा, आत्मनिर्भर भारत जिसको मोदी जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो भी काम होगा। तो उसमें बहुत सारा पैसा भी लगेगा, बहुत सारा प्रोडक्शन भी चालू होगा। और ताइवान के सहयोग से हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में छलांग लगाई है चिप्स बनाने की, वो काम भी बहुत बड़ा काम होना है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे काम अभी प्लान के तहत आने बाकी हैं। तो अब लोगों की उम्मीद भी है कि मोदी 3.0 में बहुत तेजी से काम होंगे, और जिसको कहते हैं मजबूत और फंडामेंटल फैसले होंगे, निर्णायक फैसले जिसको कहते हैं, डिसाइसिव जजमेंट, डिसाइसिव निर्णय, डिसाइसिव एक्शन बोलते हैं जिसको, वो होगा। तो अब जो जीडीपी का आंकड़ा जारी किया गया शुक्रवार को, तो इसमें एनएसओ के मुताबिक 2023-24 का जो वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर, जीडीपी उसकी जो 7.8% रही है चौथी तिमाही की, पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जो गई। और सरकार ने पूरे साल यानी इस वित्त वर्ष में 2024 के लिए जीडीपी का जो प्रोविजनल एस्टिमेट जारी किया है वो है 8.2%, 8.2%। ये रिकॉर्ड हाई है। विश्व में ऐसी जीडीपी किसी देश की नहीं है इस वक्त। चाइना पिछड़ रहा है, अमेरिका पिछड़ रहा है, इंग्लैंड की तो हालत खराब है, ये यूरोपीय देश हैं
इनकी हालत खराब है, ये एक सैचुरेशन के पॉइंट पर आकर डाउन जा रहे हैं। अकेला भारत देश है जो 8.2 का एस्टिमेट जारी कर रहा है, ये है। और अब बात कर लेते हैं कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो क्या कह रहा है। एग्जिट पोल में हमने सब देखा, करीब 13-14 कंपनियों ने हिस्सेदारी की है। टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में 13-14 कंपनियों के आंकड़े आए हैं। इसमें पोल्स और पोल्स जो है सबका मिलाकर एक एवरेज, वो भी 365 से ऊपर जा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषणों में भी कह रहे थे, इसके आसपास भी फिगर आ सकता है, ये भी धारणा बन रही है। और जिस तरह से ये जो शेयर मार्केट का रुख दिखाई दिया है, उससे तो लगभग यही है कि एग्जिट पोल्स जो हैं वो आसपास में ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि शेयर मार्केट ने अपने कारोबार से दर्शा दी है। ऑल टाइम रिकॉर्ड कारोबार हुआ है, इन्वेस्टर्स की बल्ले बल्ले हुई आज। डॉलर के मुकाबला रुपए भी नीचे आया है, ये भी एक बात है। अब बात कर लेते हैं उस इश्यू की जिसके ऊपर हमको सबको सोचना चाहिए। इजराइल कहाँ है, मालदीव कहाँ है, आप हम सब जानते हैं। अब देखिए कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ये वैसे जाकिर नाइक टाइप का आदमी है, जाकिर नाइक का फॉलोअर टाइप भी है, ये चेला भी है। और ये दावा और जो कट्टर इस्लाम है उसका अनुयायी भी है, कट्टरपंथी है, बड़ा शांति दूत है। तो इसने घोषणा की है कि इजराइल गाजा युद्ध में हम हमास का समर्थन कर रहे हैं। और सरकार ने देश में जो पासपोर्ट के नियम हैं उनमें भी बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो काम पाकिस्तान ने किया, बाकी मुस्लिम कंट्रीज ने किया है, वो मालदीव ने भी कर दिया। जबकि मालदीव जो है वो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और सारी की सारी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म की बेस्ड है। और मैक्सिमम पर्यटन भारत से जाता है, इजराइल से जाता है। खास बात देखिए जरा, जिसकी खाते हैं उसी को जूत दिखा रहे हैं, ये स्थिति है मालदीव की। तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जो है वो फैसला कर दिया है, और इजरायली नागरिक जो हैं अब वो मालदीव में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी खबर इसमें यह है कि वहां गाजा के समर्थन में, यानी हमास के समर्थन में मार्च भी निकाला जाएगा। अब ये देखने वाली बात है, यात्रा मतलब वो विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा, उसमें हिंसा भी हो सकती है। कोई इजरायली नागरिक मिल गया इधर उधर का, कोई हिंदू नागरिक मिल गया, उसको पीट सकते हैं, उनकी संपत्ति जला सकते हैं, ये भी होगा इसमें। जो आज़ाद मैदान हमारे मुंबई में हुआ, कहाँ रोहिंग्या का मामला, और प्रदर्शन हुए मुंबई में। तो जो खिलाफत मूवमेंट था उसमें भारत में जिस तरह का काम हुआ, यूरोपीय फोर्सेज ने टर्की की जो खिलाफत थी, ऑटोमन एम्पायर जिसको कहा जाता है, उसको गिराया और वहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना करने की बात करी, जो प्रोग्रेसिव सरकार बने। अब उसका असर यह हुआ कि भारत से मुसलमान रूस गए समर्थन जुटाने कि आप हमें सहायता दो कि हम यूरोपीय फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़ें और टर्की की खिलाफत आप बहाल कराओ। भारत में महात्मा गांधी को पटा लिया गया, और महात्मा गांधी, अब ये हम नहीं कहते कि वो जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन बुक्स जो हैं जो उन्होंने लिखा है उसके हिसाब से वो समझ ही नहीं पाए। और भारत के मुसलमानों ने, भारत जिसको अविभाजित भारत कहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान सहित इनके जो कट्टर मुसलमान थे, उन्होंने खिलाफत का समर्थन करा दिया कांग्रेस से। जो कांग्रेस डेमोक्रेटिक सरकार में आना चाह रही थी, जो एक प्रोग्रेसिव जनतांत्रिक सरकार में आना चाह रही थी, उसको एक राजशाही व्यवस्था के लिए मजबूर कर दिया समर्थन देने के लिए। तो ये प्रदर्शन क्यों होते हैं? खिलाफत मूवमेंट में प्रदर्शन हुए भारत में,
खिलाफत का समर्थन करने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने भारत में दंगा फैलाया और उसको नाम दे दिया मोपला सत्याग्रह, जो मतलब मोपला रिवेलियन, जबकि वो क्लियर कट हिंदुओं को मार काट मचाने का कार्यक्रम था, सबको पता है। बंगाल में भी घटनाएं हुई, कश्मीर में घटनाएं हुई, रिपोर्टेड नहीं है, यह हाल रहा। तो ये जो गाजा का नाम लेकर हमास के समर्थन में जो मोहम्मद मुइज्जू मार्च निकालने जा रहे हैं, इजराइल के नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है, पासपोर्ट को बैन कर दिया है, ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि इजराइल को लेकर मुसलमान जाए में, मतलब जो पैदा मुसलमान है, उसमें वही दुश्मनी है जो 1500 साल पहले थी, जो किताबों में लिखा है, इनकी किताब में लिखा है। इनकी एक किताब है, बाकी हदीसें हैं, बाकी प्रॉफेट की जीवनी है। सब जगह इजराइल का खात्मा करने की बात है। अब जो मुसलमान होगा, जो किताब को मानेगा, तो वो इजराइल को खात्मा को भी मानेगा। तो दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं, वो चाहे अमेरिका में हो, अमेरिका में आज भी हो गया कांड, लाइब्रेरी को ही कब्जे में कर लिया, म्यूजियम को कब्जे में कर लिया, झंडे फहराए जा रहे हैं। जहां पर भी ये लोग हैं वहां कुछ ना कुछ हो रहा है। भारत में भी चुप नहीं है, मस्जिदों में बातें हो रही हैं, रोज फतवे पड़े जा रहे हैं, इजराइल को गालियां बकी जा रही हैं। पाकिस्तान में भी ये हाल है। कतर, ये जो देश हैं, कुवैत वगैरह, इनमें तो खैर हाल ही बुरा है। कुछ देश हैं जो अरब के, वो थोड़े प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरह अब मालदीव ने भी इजरायली पासपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया है, यानी इजराइल देश की मान्यता खत्म कर दी है। अब देखिए जरा, यह है कट्टरपंथ, यह है हिमाकत। चाइना के सहयोग से भारत को ठेंगा दिखा रहा है मालदीव, और पाकिस्तान आईएसआई के सहयोग से वहां भारत विरोधी सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये मालदीव की स्थिति है। तो इससे सबक लेना चाहिए कि ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं, भारत के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए जो शेयर मार्केट ने कहा है कि अब की बार फिर मोदी सरकार, ये बात समझने जैसी है, दोनों को लिंक करके देखिएगा। हालांकि अब की बार जो मोदी 3.0 है, इससे और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं। उन सेंटिमेंट्स को, जिन सेंटिमेंट्स के घावों पर अभी मलहम नहीं लगा है, बातें हुई हैं, बातें होकर एक माहौल बनाया है, लेकिन अब की बार ये जो सीटें आ रही हैं, उससे तो कम से कम 3.0 को समझ लेना चाहिए कि सेंटिमेंट्स क्या हैं, सेंटिमेंट्स की स्थिति क्या है, उनके मलहम लगाने का किस तरह से अभियान चलाया जाए, और तृप्तिकरण जैसे जो नारे हैं, इन पर किस तरह से पुनर्विचार किया जाए। और ये जो मोहम्मद मुइज्जू टाइप के जो लोग हैं, जो मालदीव टाइप के देश हैं, इनसे किस तरह से पार पाया जाए। भारत में जो इनके लोग बैठे हैं, उनको किस तरह से ठीक किया जाए, ये उम्मीद इस सरकार से जरूर रहेगी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपसे एक बार पुनः निवेदन है, आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और बेल का आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको हमारे प्रोग्राम का समुचित रूप से समय पर टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।